ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 13, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि डीमन की बातों को इग्नोर करते हुए युनचे चुपचाप बैठकर अपनी इंजरी को हील करता है पर्पल वैन हेवन क्रिस्टल से, जो उसे किंग्यू ने दिया था। साथ ही उसे पता चलता है कि उसके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो तो उसने एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में सुलिंगर को उस स्पेशल रिंग में डालकर दे दिया था। अब उसके पास भूख से बचने के लिए कोई भी खाना पीना नहीं है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है ब्लू विंड एम्पायर के नॉर्थ में स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड सेक्ट को दिखाया जाता है। साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन जैसे चीजों के होने से इंफॉर्मेशन बहुत ही तेजी से फैलती थी। चू युएचान का प्रेग्नेंट होने की न्यूज, और वो भी युनचे से, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तक पहुंच चुकी थी। जब चू युएचान अपनी 5 साथियों के साथ फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड वापस आई तो वहां एसगार्ड की मिस्ट्रेस खुद उन्हें रिसीव करने के लिए खड़ी थी। गोंग युक्सियान, जो इस वक्त 170 साल की थी लेकिन दिखती थी जैसे 30 या 40 साल की हो। उसने ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा कोल्ड था लेकिन उसकी आंखों के अंदर से छुप छुप के निकलती ठंडी रोशनी उसके अंदर के गुस्से को साफ साफ बता रही थी। उसके दोनों तरफ 5 और औरतें खड़ी थीं। सबने ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे। हर एक औरत बर्फ जैसी सुंदर फीचर्स के साथ स्नो लोटस के जैसे लग रही थी। एक को अगर किसी शहर में भेज दिया जाए तो उस शहर में बस उसी की चर्चा हो जाए, इतनी बड़ी सुंदरता। ये 5 औरतें फ्रोजन क्लाउड की 7 फेरीज थीं। उन्हीं में से थीं चू युएचान और चू युएली। चू युएली और उसकी 4 फेरीज के साथ वापस आई तो ये देखकर वो चौंक गई कि मिस्ट्रेस खुद उनका इंतजार कर रही थी। उसका दिल एकदम से घबरा गया। उसने चू युएचान की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ी और बोली, डिसाइपल युएली अपनी मास्टर को प्रणाम करती है। गोंग युक्सियन धीरे से सिर हिलाती है। उसका एक्सप्रेशन अब भी ठंडा था लेकिन उसने युएली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिया किंग्यू पे पड़ती है और उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो उसे बुलाती है। सिया किंग्यू भी हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ती है। गोंग युक्सियन अपना हाथ किंग्यू के सीने के बीच में रख देती है। कुछ देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, सिर्फ 17 साल की हो और तुम पहले ही एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के अर्ली स्टेज पर हो। ये तुम्हारा भी भाग्य है और हमारी एसगार्ड का भी। अब मुझे अगले एसगार्ड मिस्ट्रेस के लिए किसी और को सोचने की जरूरत नहीं। अगले 6 महीने तुम्हें स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस के कोर में क्लोज डोर कल्टीवेशन करनी होगी और अपने फाउंडेशन को स्टेबल बनाना होगा। सिया किंग्यू हल्की सी आवाज में हाँ कहती है। पूरे माहौल में घने घोर ठंडक छाई थी। गोंग युक्सियन के पास खड़ी 5 फेरीज में से किसी ने अब तक कुछ नहीं बोला था। सबकी नजर चू युएचान पर थी और सबके चेहरे पे मिलते जुलते इमोशंस थे। तभी गोंग युक्सियन की नजर फाइनली पड़ती है चू युएचान पर। उसने एक बार देखा और फिर पलट कर जाते हुए चू युएचान उसके साथ आने के लिए बोला। चू युएचान कुछ नहीं बोलती, चुपचाप गोंग युक्सियन के पीछे चल पड़ती है। चू युएली थोड़ा घबराती है। उसका दिल चिंता से भर गया था। सीन आगे शिफ्ट होता है। एक बर्फ से बना महल था जिसमें जगह जगह कैंडल्स और स्पिरिट टैबलेट्स रखी थीं। इन टैबलेट्स पे लिखे हर नाम कभी दुनिया में छाए हुए थे और ये सब फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के एंसेस्टर्स थे। आइस पैलेस के बीचों बीच उन स्पिरिट टैबलेट्स के सामने खड़ी होकर गोंग युक्सियन का सीना उठता है और वो ठंडी आवाज में चिल्लाती है, घुटनों के बल बैठ जाओ। चू युएचान जमीन पे घुटने टेकती है। उसकी आंखें बर्फ जैसे ठंडी लेकिन धुंधली सी भी वो गोंग युक्सियन को मास्टर कहकर पुकारती है। गोंग युक्सियन पलट के गुस्से में बोलती है, तुम्हें अब भी शर्म नहीं आई मुझे मास्टर कहने में? तुम्हें पता है ना, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के 1000 साल के नाम पे तुमने मिट्टी डाल दी है। तुम ही वो डिसाइपल थी जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा गर्व करती थी। मैंने हमेशा डिसाइपल्स के टैबू तोड़ने का ख्याल रखा। किंग्यू की फॉर्मेलिटी वाली शादी मेरे लिए पहले से ही एक बाउंड्री थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पहला इंसान जो ये टैबूज तोड़ेगी वो तुम होगी। और तुमने तो हद ही पार कर दी, दुनिया के सामने असगार्ड को बेइज्जत कर दिया। चू युएचान आंखें बंद करती है और दर्द भरी आवाज में बोलती है, मैं अपनी गलतियों को मानती है। जो भी गलती हुई है मेरे पर उसका पूरा बोझ है। वो सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। गोंग युक्सियन का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच गया था। वो बोलती है, बोझ? कैसे उठाओगी तुम ये बोझ? अगर तुम आज अपने एंसेस्टर्स के सामने अपनी जान भी दे दो तब भी तुम्हारी गलतियां माफ नहीं होंगी। बताओ, ये किसका पाप तुम्हारे पेट में पल रहा है? चू युएचान की आंखें धीरे से गीली पड़ जाती हैं लेकिन उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और आराम से नाम लेती है, युनचे। गोंग युक्सियन एक कदम पीछे होती है और इतने गुस्से में आती है कि उसका पूरा शरीर कांप जाता है। वो बोलती है, तुमने
तुमने वाकई में एक जूनियर के साथ तुम वो इतने गुस्से में थी कि उसके शब्दों ने काम करना छोड़ दिया था। अफवाहों में था कि वो युनचे के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन गोंग युक्सेन इस बात को कभी नहीं मानना चाहती थी। चू युचान जैसे व्यक्ति के लिए ऐसा करना समझ से बाहर था, लेकिन ये जान के वो हैरान रह गई थी कि अफवाह बिल्कुल सच थी। गोंग युक्सेन स्पिरिट टैबलेट्स की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए चिल्लाती है, एंसेस्टर्स के सामने कसम खाओ कि तुम तुरंत ये बच्चा गिरा दोगी और कभी भी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगी। चू युचन जोर से सिर हिलाते हुए मना करती है। वो अपना हाथ अपने पेट पर रखती है। उसका चेहरा पहली बार इतनी पोलाइट और गुहार भरी एक्सप्रेशन दिखाता है। वो बोलती है, ये बच्चा मेरा और उसका है। मैंने जितनी भी गलतियां की हो, लेकिन ये बच्चा निर्दोष है। मास्टर, कृपया इस बच्चे को जीने दो। अगर आप मुझे ये बच्चा जन्म देने की इजाजत दे दो तो मैं कभी भी आपके किसी भी शब्द के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं, मास्टर। गोंग युक्सेन का शरीर गुस्से में कांप जाता है। वो बोलती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी जिद पर हो। जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा गर्व करती थी, तुम वही हो। तुम ठीक है, तुम्हें लगता है अगर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी तो तुम ये बच्चा जन्म दे पाओगी। तुम्हें पता भी है असगार्ड में डिसाइपल्स को शादी करने की इजाजत क्यों नहीं थी। यह कहना कि प्यार कल्टीवेशन पे असर करता है सिर्फ एक बहाना है। असली वजह दो थी। पहला, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स किसी आउटसाइडर तक पहुंच जाएंगी। दूसरा, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के ट्रेनिंग से तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। बच्चा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कोई प्रेग्नेंट भी हो तो 2 महीने में बच्चा मर जाता है। और यह जगह तो और भी ज्यादा ठंडी है, ब्लू विंड का सबसे नॉर्थ वाला कोना। चाहे तुमने फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स छोड़ भी दिए हो, बच्चा फिर भी जिंदा नहीं रहेगा। तुम उसे गिराओ या मत गिराओ, नतीजा वही होगा। चू युचन एकदम से फ्रीज हो जाती है और काफी देर तक बस वैसे ही खड़ी रहती है। और अचानक वो दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, एक उंगली से अपने डांटियन पर और दूसरी से अपने सीने के बीच में प्रेस करती है। तुरंत ही 2 ठंडे उजाले बॉल्स उसके शरीर से चमक उठते हैं और साथ ही उसके शरीर से बर्फ जैसी ऑरा निकलती है और पूरा महल एक बर्फ की धुंध में डूब जाता है। गोंग युक्सियन अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत चू युचान के सामने दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वक्त चू युचान का अपर बॉडी हिल रहा था और लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त गिर जाएगी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान था, लेकिन उसके चेहरे पे सुकून दिखाई दे रहा था। गोंग युक्सियन की आंखें कांप जाती हैं जब वो आइस मिस्ट को बिखरते हुए देखती है। उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ भी करना बेकार है। वो गुस्से और शौक के साथ साथ कंफ्यूजिंग इमोशंस और दर्द से भर जाती है। वो दर्द भरी आवाज में बोलती है, युचान, तुमने खुद के साथ ऐसा क्यों किया? वो युनचे ने तुम्हें कौन सी जादुई दवा पिलाई थी? चू युचान के होंठ थोड़ा सा उठते हैं, जैसे वो मुस्कुराना चाहती हो। वो धीरे से बोलती है, उसने मुझे कोई जादुई दवा नहीं पिलाई, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी याद दी जो मैं कभी नहीं भूल सकती और मुझे कुछ वक्त के लिए दोबारा एक औरत बनने का एहसास दिया। उन 5 महीनों में मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी और मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा, सबसे अकेला और बेआसरा वक्त था, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया, मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत। मैं चल नहीं सकती थी तो उसने मुझे गोद में उठा लिया। चाहे कितने भी बड़े खतरे आए, उसने मुझे कभी नीचे नहीं रखा। मैं खा नहीं सकती थी तो वो मुझे खिलाता था। मेरे पास ताकत नहीं थी तो उसने एक हाथ से मुझे प्रोटेक्ट किया और दूसरे से सब रुकावटें हटा दी। मुझे विंटर के हार्श सीजन से बचा लिया। 5 महीने तक उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि मैं एक बोझ हूं। धीरे धीरे मुझे उस सब का सुकून मिलने लगा और मैं पूरी तरह उस पर निर्भर हो गई, जबकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेकार वक्त था। फिर भी मुझे लगने लगा जैसे मैं चाहती थी वो वक्त कभी खत्म न हो। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में हर दिन सेम होता है। 10 दिन हो या 10 साल, सब एक जैसे लगते हैं। सिर्फ इटर्नल आइस, स्नो और फ्रोजन क्लाउड आर्ट होती है। हर दिन बस एक रूटीन में गुजरता है, लेकिन उस वक्त के दौरान उसने मुझे जीने का असली मजा समझाया और पहली बार मैं एक औरत होने का असली एहसास कर पाई। मैंने खुद से रिक्वेस्ट किया था कि मैं रैंकिंग टूर्नामेंट में जाऊं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे भूल सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे एक बार और देखना चाहती थी। हर पल उसकी याद मेरे दिल दिमाग में थी। मैंने अपने आप से झूठ बोला था कि मैं उसे दोबारा देख के सब कुछ खत्म कर दूंगी, लेकिन असल में मैं बस उसे देखना चाहती थी। मैं उसे देखना चाहती थी। गोंग युक्सेन का सीना जोर से उठता गिरता है। वो एक लंबी सांस लेके बोलती है, एंसेस्टर्स कहते हैं कि आदमी और औरत के बीच का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा जहर होता है, और उनका कहना बिल्कुल सही था।
यही प्यार तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर गया एक जूनियर के लिए और एसगार्ड को शर्मिंदगी में डाल दिया। और तुमने बिना हिचकिचाहट अपनी सालों की मेहनत से हासिल हुई कल्टीवेशन को खत्म कर डाला। चू युएचन आंसुओं भरी आंखों से धुंधली आवाज में बोलती है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, कभी भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं तभी समझ पाई कुछ चीजें जब वो जा चुका था। वो मर चुका है और ये उसकी आखिरी ब्लड लाइन है, इस दुनिया में उसकी एक निशानी। उसकी औरत होने के नाते अगर सिर्फ 5 महीने के बदले में मुझे ये बच्चा देना है तो चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं फिर भी इस बच्चे को जिंदा रहने दूंगी। गोंग यूक्सियन बेजान होकर अपने पीछे वाले कुर्सी पर गिर जाती है। उसके चेहरे पे अचानक एक ज्यादा बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। चू युएचान, जिसके अंदर अब सिर्फ सेपरेशन और परसिवियरेंस थी, उसकी तरफ देख के उसके दिल का दर्द और ज्यादा गहरा हो जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन काफी देर तक हवा में ही रुक जाता है और फिर वो बहुत ही हल्की और लो वॉइस में कहती है, उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसे समझो कि मैंने गोंग यूक्सियन ने तुम्हें कभी अपना डिसाइपल माना ही नहीं था। आज से तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिसाइपल नहीं हो। अभी के अभी यहां से जाओ। स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, जहां चाहो वहां चले जाओ। आज के बाद तुम्हारा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से कोई संबंध नहीं होगा। चू युएचन के आंसू एक साथ बहने लगते हैं। वो गोंग यूक्सियन के सामने झुकती है, जोर से सिर जमीन पर लगाती है और रोते हुए बोलती है, मास्टर ने मुझे बड़ा किया, पाला, मेरी जन्म मां की तरह, लेकिन मैंने ऐसा पाप किया, आपको दुख दिया, आपका घौंसा उठाया और पूरी सेक्ट को शर्मिंदा किया। मुझे खुद पता है कि मेरी गलतियां माफ नहीं हो सकती। मास्टर का जो उपकार है और एसगार्ड का जो कृपा है, युएचान सिर्फ अगले जन्म में ही उसका कर्ज चुका सकती है। गोंग यूक्सियन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है और बोलती है, बस करो, अब और कुछ मत बोलो। जितनी देर तुम यहां रहो उतनी देर में तुम्हारे अंदर और ठंडी हवा घुसेगी। अगर तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती हो तो तुरंत निकल जाओ। तुम्हें चुपके से जाना होगा, जैसे किसी को कुछ पता भी ना चले। जितना दूर जा सकती हो जाओ, मैं तुम्हें कभी दोबारा देखना नहीं चाहती। चू युएचान फिर से ग्रीट करते हुए है, एक कदम पीछे जाते हुए बोलती है, मास्टर अपना ध्यान रखना। युएचान अब से आपके साथ नहीं रह सकती। उसकी आवाज के साथ साथ चू युएचान मुश्किल से पीछे हटती है, फिर दांतों को कसके वो तेजी से चलती है और आइस पैलेस से बाहर चली जाती है। उसका सफेद फिगर कुछ ही देर में बर्फ और स्नो की दुनिया में खो जाती है। गोंग यूक्सियन अपना चेहरा वापस सामने करती है और उस डायरेक्शन में देखती है जहां से चू युएचान गई थी। उसकी आंखों के नीचे 2 गहरी आंसुओं की लकीरें थीं। काफी देर तक चुप बैठी रहने के बाद उसका एक्सप्रेशन दोबारा कोड हो जाता है। वो साउंड ट्रांसमिट करते हुए फंग हंगशुई को अंदर बुलाती है। कुछ ही देर में एक औरत जो लगभग 25 से 26 साल की होगी अंदर आती है। वो थी फंग हंगशुई, फ्रोजन क्लाउड की 7 फेरीज में सबसे छोटी और स्काई प्रोफाउंड रेल्म के रैंक 6 पर 7th रैंक पे। गोंग यूक्सियन कहती है, सारे डिसाइपल्स को बुलाओ फ्रोजन क्लाउड हॉल में, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें अनाउंस करनी हैं। फंग हंगशुई हाँ में सिर हिलाती। गोंग यूक्सियन ने जो 3 बड़ी बातें अनाउंस करनी थीं वो ये थीं, पहली, चू युएचान को ऑफिशियली फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से बाहर निकाल दिया गया है। दूसरी, सिया किंगयू अब 7 फेरीज में शामिल होगी और चू युएचान की जगह पे पहली रैंक पे होगी। तीसरी, सारे बाहर गए डिसाइपल्स को वापस बुलाया जाएगा और आज से पूरे 3 साल के लिए एसगार्ड के गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। कोई विजिटर्स अलाउड नहीं होंगे और नए डिसाइपल्स भी रिक्रूट नहीं किए जाएंगे। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। सीन शिफ्ट होता है हेवनली स्वॉर्ड विला के सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के डीमन पनिशमेंट सोर्ड के नीचे वाली स्पेस में। डार्क स्पेस में ना दिन था और ना रात, इस वजह से वक्त का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। यून ची को यह भी नहीं पता था कि उसे कितनी देर हो चुकी थी वहां। उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, किसी भी तरह यहां से निकलना है। पहला स्टेप था अपनी चोट से पूरी तरह रिकवर होना। वो अपने लिए मेडिसिन बनाता है और पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल के साथ साथ ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की रिकवरी पावर भी यूज करता है। इस वजह से युनचे का रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। सिर्फ आधे महीने में ही उसकी सभी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक हल्की आवाज में डीमन बोलता है, क्या इंटरेस्टिंग इंसान है तू, इतनी जल्दी ऐसी चोट से पूरी तरह रिकवर हो गया। यह बस मेडिकल स्किल से पॉसिबल नहीं, लगता है तू किसी बहुत ही बढ़िया प्रोफाउंड आर्ट की ट्रेनिंग करता है। मैं 100 साल से भी ज्यादा जी चुका हूं, लेकिन इतनी अमेजिंग प्रोफाउंड आर्ट कभी नहीं देखी। जब डीमन देखता है कि युनचे की आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया है तो वो जोर से हंस पड़ता है और बोलता है, तुझे लगता है कि जैसा तू रिकवर हो गया है और क्योंकि मैं हिल नहीं सकता तू मुझे मार देगा। मेरा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन इस फॉर्मेशन की वजह से सप्रेस हो गया है, सही, लेकिन तू सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म का है
तुम मेरा एक बाल भी नहीं छू सकता। युनचे ड्रैगनफॉल्ट हेवी सोर्ड को पकड़ता है, बाउंड्री के किनारे पे जाकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, इस जगह में या तो तू मरेगा या मैं। जब मैं बच गया हूं तो दोबारा खुद को मरने नहीं दूंगा, अब सिर्फ तू मरेगा। जैस्मिन धीरे से वार्न करती है। उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन सप्रेस्ड है, लेकिन जब वो सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस पे था उसका ऑरा एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के अर्ली स्टेज जैसा था। तुम फॉर्मेशन से अफेक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। उसे मारना एक सपना है, लेकिन उसका शरीर बंध गया है, सिर्फ एक हाथ चलता है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। अगर तुम स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर का सही यूज करो तो जिंदा रहना मुश्किल नहीं होगा। मार सकते हो या नहीं वो तो करके ही पता चलेगा। युनचे कहता है, ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा। वो ड्रैगन फॉल्ट को घुमाता है, बर्निंग हार्ट एक्टिवेट करता है और सीलिंग फॉर्मेशन बाउंड्री के अंदर रश करता है। एंटर करते ही वो थोड़ा सप्रेस्ड फील करता है, लेकिन तुरंत वो फीलिंग चली जाती है। उसकी नजर डीमन के राइट हाथ पे जाकर टिक जाती है। पूरा फोकस लगाकर वो उस तरफ बढ़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डीमन ने अटैक नहीं किया। उसके लंबे सफेद बालों के नीचे वो युनचे को देख रहा था। आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी। युनचे उसके बहुत पास पहुंच गया और फिर भी डीमन ने 1 इंच भी नहीं हिला। युनचे ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी चिल्लाते हुए ड्रैगन फॉल्ट से एक जबरदस्त पावर के साथ स्लैश अटैक डीमन की तरफ करता है। ये एक डायरेक्ट हिट डीमन सिर पे जाकर गिरता है, लेकिन सरप्राइज ये था कि इतने पावरफुल अटैक से भी डीमन ने सिर्फ धीरे से अपना सर उठाया, मुस्कुराया और बोला, तू वाकई में अजीब है। इस फॉर्मेशन में तू सप्रेस भी नहीं हो रहा और स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के साथ इतना बैटल पावर निकालना, ऐसा तो इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली में भी कम लोग कर पाते हैं। मैं तेरी कल्टीवेशन और प्रोफाउंड आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो गया हूं। इतना हैवी अटैक जिसमें छोटी सी पहाड़ी भी टूट जाए उस डीमन के सिर पे डायरेक्ट पड़ा, लेकिन ना तो उसका एक बाल हिला न वो झुका। युनची 1 सेकंड के लिए स्टंड रह जाता है। वो फिर ड्रैगन फॉल्ट से फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार स्लैश अटैक करता है। इस बार डीमन हिलता है और युनचे के ड्रैगन फॉल्ट हेवी सोर्ड को अपने राइट हाथ की 2 उंगली से पकड़ लेता है। युनची ने जो सभी स्ट्रेंथ सोर्ड में डाली थी वो गायब हो गई। सोर्ड से एक धमाकेदार पावर वापस युनचे को दिखाई देती है जो बहुत खतरनाक लग रही थी। युनचे तुरंत हाथ वापस खींचता है, लेकिन उसका बॉडी फिर भी उस इंटेंस सोर्ड एनर्जी से उठ जाता है और वो जोर से गिरता है। गिरने के बाद वो जल्दी से बगल में रोल करते हुए है सीलिंग फॉर्मेशन बाउंड्री के बाहर निकल जाता है। वहीं बैठकर सांस लेते हुए वो अपनी आईब्राउज टाइटन करता है। युनचे सोचता है, ये तो सच में एक डरावना डीमन है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसका एक बाल नहीं हिला पाया और उसने सिर्फ 2 उंगलियों से मेरा वेपन छीन लिया और मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। जैस्मिन बिल्कुल सही थी। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे मारना सिर्फ एक इडियट का सपना है। ड्रैगन फॉल्ट जो 4000 किलोग्राम से ज्यादा भारी था, डीमन ने आसानी से सिर्फ अपनी उंगलियों से इस तरह पकड़ लिया जैसे कोई चॉपस्टिक पकड़ता है। जब उसने तलवार का वजन महसूस किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। डीमन अपनी उंगली हिलाता है और कहता है, काफी अच्छी तलवार है। इस तलवार से ऐसी पावर निकालना तू सच में कुछ अलग है। ये तलवार मैं तुझे वापस करता हूं। डीमन थोड़ा सा अपनी उंगली हिलाता है और ड्रैगन फॉल्ट एक ग्रे शूटिंग स्टार की तरह बन जाता है और सीलिंग फॉर्मेशन बाउंड्री को पार करके सीधा युनचे के सामने डिंग की आवाज के साथ जमीन में जाकर घुस जाता है। युनचे ठंडे लेकिन शार्प नजर से देखते हुए पूछता है, तूने मुझे क्यों नहीं मारा? डीमन कहता है, मैं तुझे क्यों मारूं? मेरी जिंदगी में मैंने लाखों लोगों को मारा है, लेकिन मैंने कभी किसी निर्दोष इंसान को नहीं मारा। सच बोलूं तो जब मैंने तुझे यहां खींच लिया वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने एक निर्दोष को चोट पहुंचाई। यह सब हुआ माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के उस घटिया जूनियर के वजह से, जिसके कारण मैं अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठा था। अब जब तू बच गया है तो मुझे तुझे दोबारा मारने का कोई रीजन नहीं मिलता। अगर मैं तुझे यहां रखता हूं तो कम से कम जब तक तू मरे ना तब तक मुझे एक साथी तो मिल जाएगा। आखिर में तू एक बेचारा छोटा लड़का है। युनचे ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, अगर तू सच में निर्दोष लोगों को नहीं मारता और अपने पाप बढ़ाना नहीं चाहता तो खुद को मार डाल और एक इनोसेंट जैसे मुझे ये जगह छोड़ने दे, नहीं तो अपना ज्ञान पेलना बंद कर और बस चुप हो जा। डीमन जोर जोर से हंस पड़ता है, फिर बोलता है, जूनियर तुझ में मुझसे इस तरह बात करने का हक नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी की कीमत तेरी जिंदगी से 1000 गुना ज्यादा है। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, उसके प्यूपिल से गुस्से और नफरत की आग निकलती है। उसकी आवाज भी भारी और भद्दी हो जाती है।
मैं कभी मौत से नहीं डरा। अंधेरे में अकेला रहना 100 साल तक, ये तन्हाई और निराशा मौत से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ देती है। लेकिन मैं ऐसे बेकार में नहीं मरना चाहता, क्योंकि मैं अब तक उन माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के कुत्तों का विनाश खुद अपने हाथों से नहीं किया। अगर वो मुझे मरने नहीं दे रहे तो मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक उनका पूरा सेक्ट न मिटा दूं। मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तू भी मुझे मारने का ख्वाब भी ना देख। युनचे दोनों हाथों को जोर से बंद करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। इस जगह की हवा बहुत ही पोल्यूटेड थी। शरीर की थकावट बाहर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होता था। आधा महीना बिना कुछ पिए हुए और ऊपर से घाव और कमजोरी, युनचे का जिस्म अब साफ साफ कमजोर हो रहा था। उसका पेट आवाज कर रहा था। जैस्मिन याद दिलाती है, अगर तेरे पास फीनिक्स फ्लेम्स होती तो तू उसे जला सकता था, लेकिन अब तू उसे छू भी नहीं सकता। तेरे जितने भी अटैक्स हों कोई असर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी। बेस्ट ऑप्शन है शांत रहना और फिनिक्स ब्लड के अवेकन होने का इंतजार करना, तभी तुझे थोड़ा चांस मिल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, तब तक तुझे जिंदा रहना होगा। स्काई प्रोफाउंड रेल्म लेवल के कल्टीवेटर बिना खाए पिए सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में तो खाने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन युनचे के लिए वो लेवल एक सपने से कम नहीं था, और अभी वो केवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म लेवल में था। दिनों पे दिन गुजरते जाते हैं, भूख का एहसास और तेज होता जाता है, जिस्म धीरे धीरे टूटने लगता है। युनचे स्काई पॉइजन पर्ल में चेक करता है, लेकिन कुछ भी खाने लायक नहीं मिलता। वो तो कुछ हर्ब्स भी खाने लगता है, लेकिन उन्हें पचाने के लिए ज्यादा बॉडी और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ चाहिए होती है। 1 महीना बीत जाता है। युनचे को अब भूख का भी एहसास नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे उसे अपना जिस्म भी महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसका शरीर इतना हल्का लगता है जैसे एक पंख, और थोड़ा सा भी मूव करना मुश्किल हो गया था। अगर उसके पास ड्रैगन गॉड का ब्लड और हीलिंग का सिस्टम नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। युनचे दुख भरी सोच में बोलता है, पहली जिंदगी में मुझे जहर देकर मारा गया, दूसरी में मैंने क्लाउड्स एंड क्लिफ से कूदकर सुइसाइड किया। मैं दर्दनाक मौत मर सकता हूं या बुरा मर सकता हूं, लेकिन भूख से मरना, यह कैसे हो सकता है? उसकी आंखें आधी खुली होती हैं, उसका सांस लहलहाता है और वो आगे पीछे झूलता है जैसे अब भी गिर जाएगा। पूरे समय में वो ज्यादातर सोता रहता और हर बार उठना पहले से मुश्किल होता जा रहा था। अब तो उसे यह भी नहीं पता कि अगले बार वो सो के जागेगा भी या नहीं। युनचे अपने अंदर सोचता है, मैं नहीं मर सकता। अगर मर भी गया तो भूख से बिना उम्मीद के नहीं मरने वाला, बिल्कुल भी नहीं। वो स्काई पॉइजन पर्ल से एक लाल 100 फुट लंबा जायंट ड्रैगन निकालता है, लेकिन ये एम्परर फ्लेम ड्रैगन अब मर चुका था और उसकी लाश 4 टुकड़ों में बंटी थी। युनचे टाइगर सोल स्वॉर्ड उठाता है, फ्लेम ड्रैगन के पूंछ के पास जाकर खुद को स्टेबल रखता है। वो बर्निंग हार्ट एक्टिवेट करता है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ उस ड्रैगन को पूंछ के एक टुकड़े को काट देता है। प्योर ड्रैगन ब्लड उस जगह से बहने लगता है। स्काई पॉइजन पर्ल में स्टोर्ड चीजें वैसे ही होती हैं जैसे रखने के वक्त थीं। चाहे फ्लेम ड्रैगन को मरे 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन उसका बॉडी बिल्कुल फ्रेश था। जो खून उसके पूंछ से बह रहा था वो एकदम ताजा था, बिल्कुल प्योर ड्रैगन ब्लड। युनचे की आंखें उस ड्रैगन ब्लड को देख के लालच से चमक उठती हैं। तब जैस्मिन की आवाज उसके अंदर से आती है और वो बेचैन होकर बोलती है, तूने सोच लिया? तुझे पता होना चाहिए, ये एक एम्परर प्रोफाउंड लेवल ड्रैगन का खून है। उसके ब्लड और मांस में इतना पावर है कि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। अगर तू उसे खा लिया तो तू तुरंत मर भी सकता है। युनचे बोलता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे यकीन है मैं इसे झेल सकता हूं। चाहे मैं उस पावर से मर भी जाऊं तो भी मैं भूख से नहीं मरूंगा। यह कहते हुए युनचे तुरंत ड्रैगन के पूंछ को उठाता है, अपने होठों तक लाता है और उस खून को पीता है। ड्रैगन ब्लड। युनचे ने सीधा ड्रैगन ब्लड पी लिया। सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर ड्रैगन ब्लड उसके मुंह में गिरता गया। उसके साथ ही एक आग जैसी गर्मी उसके पेट तक पहुंच गई। उसकी भूख तुरंत गायब हो गई। युनचे के पास इविल गॉड का फायर सीड था, इसलिए वो किसी भी फ्लेम से इम्यून था। लेकिन अभी उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर एक बेहद भयानक आग फट गई हो। यह हीट वेव पूरे शरीर में तेजी से फैल रही थी। उसके हाथ पैर, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड स्ट्रीम, बोन मैरो, जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा, हर एक सेल में किसी ने गरम तेल डाल दिया हो, और इसके साथ ही उसकी हड्डियां और उसकी सोल तक दर्द से भर चुकी थी। यह एक ऐसा दर्द था जैसे उसका पूरा शरीर फट रहा हो, बिखर रहा हो। युनचे के हाथ में थमा हुआ ड्रैगन पूंछ जमीन पर गिर गया और उसके माथे से गिरते पसीने की बूंदें एक बार में ही भाप बनकर उड़ गया।
उसका शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ा कर गिर गया और दर्द से उसके मसल्स ऐंठने लगे। उसका चेहरा भयानक तरीके से बिगड़ गया। हुश की आवाज के साथ युनचे के कपड़े जल के राख हो गए और हवा में उड़ गए। उसका शरीर लाल हो चुका था। यह लाल रंग धीरे धीरे गहरा होता गया और एक भयानक डार्क रेड में बदल गया। हर जगह से पा 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 की आवाज आने लगी। यह उसकी हड्डियों के टूटने और जलने की आवाज थी। डीमन उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है, बच्चे, क्या तू जीना नहीं चाहता? डीमन युनचे को देखता है। उसकी स्ट्रेंथ से वो आसानी से देख सकता था कि यह बड़ा ड्रैगन एक फ्लेम टाइप एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन था। जब उसने वो बड़ा ड्रैगन देखा तो वो शॉक्ड हो गया कि युनचे जैसे छोटी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन वाला कोई इंसान इस ड्रैगन की लाश को कैसे ला सकता है। उसने ये तक नहीं सोचा था कि युनचे उसके ब्लड को पी जाएगा। वो कहता है, तुम अभी सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के अर्ली स्टेज में हो और तुमने इतने बड़े एम्परर प्रोफाउंड रेल्म ड्रैगन का ब्लड पी लिया। ये तो मौत को खुद बुलाने जैसा है। यह काम तो सिर्फ कोई पागल ही कर सकता है। लेकिन फिर डीमन के चेहरे पर हैरानी और बढ़ गई। उसकी आंखें युनचे की स्किन पर टिक गईं, जो धीरे धीरे डार्क रेड बन रही थी। फिर वो फटने लगी और फिश स्केल पैटर्न बन गया। उसने युनचे की हड्डियों के जलने और टूटने की आवाज सुनी। यह दर्द सोच से बाहर था। डीमन के पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी, उसके बावजूद वो कांप गया। वो अच्छी तरह समझ गया कि टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के एक ओवरलॉर्ड के लिए भी इस तरह का दर्द सहना मुश्किल होता। लेकिन युनचे के मुंह से एक भी चीख नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उन आंखों में दर्द के अलावा वो अभी भी होश में था। डीमन सोचता है, इतना दर्द, अगर मैं होता तो चीख उठा होता, लेकिन ये लड़का एक आवाज तक नहीं निकाली। ये कितनी भयानक विल पावर चाहिए। ये इम्पॉसिबल है। एक लड़के के पास इतनी विल पावर हो ही नहीं सकती। डीमन का चेहरा शॉक से भर गया। लेकिन फिर भी चाहे उसकी विल पावर जितनी भी हो, एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन के ब्लड के इरोजन से बचना इम्पॉसिबल था। वो धीरे से कहता है, तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया। तुम्हारा ऐसे जल जल के खत्म होना देखकर लगता है मुझे पहले ही तुम्हें एक स्ट्राइक में मार देना चाहिए था। युनचे उस हालत में भी बोलता है, चुप रहो बुड्ढे। डीमन शॉक में आ जाता है क्योंकि युनचे ने इतनी भयानक हालत में भी चीखने के बजाय एक ठंडी और साफ आवाज में जवाब दिया। युनचे आगे बोलता है, मैं मरने वाला नहीं हूं। जब तक तुम्हें नहीं मार लेता, मैं कभी नहीं मरूंगा। डीमन की आंखें पतली हो गईं। उसने देखा युनचे की स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी हड्डियों की आवाज ऐसे थी जैसे 100 ग्लास एक साथ टूट गए हों। युनचे की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसे देखकर डीमन के अंदर भी एक डर सा उठ गया। वो चिल्लाता है, अच्छा तो दिखा मुझे कैसे जिंदा रहता है। इस वक्त युनचे के दांत तक ऑलमोस्ट टूट चुके थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका मांस, हड्डियां, हर चीज को किसी ने तेल में तल दिया हो। वो ऐसे जल रहा था जैसे किसी ने उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया हो। यह दर्द किसी भी शब्द से बयान नहीं हो सकता। उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। उसके हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे। उसके ऑर्गन्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। उसके अंदर हजारों एनर्जी की वेव घूम रही थी जो उसके शरीर को तोड़ रही थी। उसका शरीर पिच ब्लैक हो गया था और हर जगह से ब्लड निकल रहा था। युनचे अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने 5 सेंसेस और कॉन्शियसनेस को बंद कर दिया। उसके शरीर पर क्रैक्स और बढ़ने लगे और उसकी जली हुई स्किन और भी गहरी हो गई। लेकिन इसके अलावा युनचे एक स्टैचू की तरह बिल्कुल शांत हो गया। क्या वो मर गया? नहीं। डीमन को अब भी उसके शरीर से एक छोटी सी लाइफ फोर्स की लहर महसूस हो रही थी। समय बीतता गया, लेकिन वो छोटी सी लाइफ फोर्स की लहर बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो युनचे के अंदर चिपकी रही। डीमन अपना सिर हिलाता है और कहता है, क्या होगा उस एक सांस से? अब तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन का ब्लड उसके ऑर्गन्स, बोन्स, ब्लड, बॉडी सब कुछ तोड़ देगा और सबसे पहले तो उसके प्रोफाउंड वेन्स टूटेंगे। चाहे वो एक सांस बचा भी ले, वो करेगा क्या? लेकिन डीमन ये नहीं जानता था कि युनचे का शरीर चाहे 90% तबाह हो चुका हो, उसके प्रोफाउंड वेन्स बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो प्रोफाउंड वेन्स एक ट्रू गॉड के थे। युनचे अपनी विल पावर से जिंदा रहा। अपने प्रोफाउंड वेन से ड्रैगन के ब्लड को रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के जरिए अपने शरीर को रिकवर किया। जिंदा रहा तो जीत, वरना सीधा मौत। अपने 5 सेंसेस और कॉन्शियसनेस को बंद करने के बाद अब वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसके शरीर का दर्द भी जा चुका था। उसके दिमाग के अंदर सिर्फ 2 चीजें बची थीं, ईविल गॉड। प्रोफाउंड वेन्स के अंदर लाल और नीली लाइट चमक रही थी और फ्लेम ड्रैगन ब्लड की एक पावर स्ट्रीम हर तरफ घूम रही थी।
टाइम युनचे के लिए अब एक अनंत सफर बन चुका था। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए। इस दौरान डीमन की नजर युनचे के बिल्कुल शांत शरीर पर टिकी रही। पूरा 6 घंटे बीत गए, लेकिन उस लाइफ फोर्स की आखिरी चिंगारी अब भी जिद्दी तरीके से चिपकी हुई थी। उस वक्त डीमन के दिमाग में सिर्फ एक शब्द आया, इनक्रेडिबल। तभी युनचे के शरीर में थोड़ी हलचल दिखाई दी। उसके सिर के ऊपर एक अजीब सी साइक्लोन बनी। वो साइक्लोन पहले धीरे घूम रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई, जब तक उसमें एक छोटी और डेलिकेट सी सिल्वर पेगोडा का शैडो दिखाई देने लगा। डीमन हैरान होकर कहता है, यह क्या है? उसने 300 साल से ज्यादा जीवन देखा था, लेकिन ऐसी कोई चीज पहली बार देखी थी। उस पगोडा के अंदर एक अजीब सी पावर थी, जैसे कोई प्रोफाउंड आर्ट हो, लेकिन उसने कभी ऐसी प्रोफाउंड आर्ट नहीं देखी थी। फिर उसके चेहरे पर शौक छा गया। रुको, प्रोफाउंड आर्ट? क्या ये सच में कोई प्रोफाउंड आर्ट इस्तेमाल कर रहा है? इस डिस्कवरी ने डीमन के शरीर को झटके में डाल दिया। वो अचानक आगे बढ़ने लगा, जिससे उसकी चेन्स जोर जोर से छनकने लगी। इस वक्त डीमन की पूरी कोशिश थी कि वो अपनी चेन्स तोड़कर युनचे के पास पहुंच सके और देखे कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर कोई मरा हुआ आदमी अचानक से हिलने लगे तो भी यह शॉक उस मोमेंट के आसपास भी नहीं होता जो अब युनचे दे रहा था। वो सिल्वर पगोडा अब धीरे धीरे घूम रहा था और घूमते घूमते उसका साइज बढ़ने लगा। 6 घंटे बाद वो लगभग 3 फुट लंबा हो चुका था। जब उसने अपना साइज लिमिट तक बढ़ाया तो वो गोस्टली इमेज से एक रियल छोटी पगोडा बन गया, जो युनचे के सिर के ऊपर हवा में लटक रहा था। फिर वो पगोडा बिना किसी वार्निंग के गायब हो गया। इसी वक्त युनचे की लाइफ फोर्स अचानक एनर्जी वेव की तरह तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 4 घंटे के अंदर वो छोटी सी लाइफ फोर्स की चिंगारी एक पूरे शरीर में भरी लाइफ के फ्लेम्स में बदल गई, जिसे देखकर डीमन के होश उड़ गए। ड्रैगन ब्लड पीने के 16 घंटे बाद युनचे ने फाइनली अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके आंखों के अंदर एक हल्की सी फायरी लाइट चमक उठी। और सिर्फ आंखें ही नहीं खुली, उसने धीरे धीरे खुद को उठाया भी। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके शरीर के ऊपर का पिच ब्लैक परत हल्की सी आवाज के साथ टूटकर गिर गई। उसके अंदर से एक बेबी जैसे कोमल, फ्लॉलेस और स्मूथ रीबर्थ स्किन दिखाई दी। वो सीधा खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ फैलाए और एक हल्की सी सांस ली। एक जबरदस्त प्रोफाउंड एनर्जी की वेव उसके शरीर से बाहर निकली, जिससे उसके शरीर पर जली हुई परत क्रैक होकर टूट गई और एक परफेक्ट शरीर दिखाई दिया। उसके बाल तक वापस उग गए थे जैसे पहले थे। यह सब देखकर डीमन को इतना ज्यादा झटका लगता कि युनचे को आंखें फाड़ के देखता रह गया, क्योंकि उस मोमेंट में उसके सामने जो भी हो रहा था उसने उसके हर नॉलेज को उल्टा कर दिया था। ना सिर्फ युनचे जिंदा बच गया था, बल्कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी थी। वो स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 2nd लेवल पर पहुंच गया था। युनचे, जो मौत के गड्ढे से जिंदा निकला था, उसने डीमन से एक शब्द भी नहीं बोला। उसने जमीन से ड्रैगन पूंछ उठाया, हाथों में पकड़ा और अपने हथेली से प्रोफाउंड फायर जला दिया। पूंछ को तब तक जलाया जब तक उसे लगा कि वो सही से पक गया है। फिर उसने वो पूंछ उठाया और मुंह में डालकर बड़े बड़े पीसेस को चबाना शुरू किया। वो इतना ज्यादा भूखा था, उसका खाने का तरीका एक ऐसे भूखे डीमन जैसा था जो कई 100 साल से भूखा हो। कुछ ही देर में लगभग 3 किलो ड्रैगन मांस युनचे ने एक तूफान की तरह चबाकर फिनिश कर दिया। उसने अपने होठों को चाटकर एक जोर से डकार मारी। ड्रैगन मांस में ड्रैगन ब्लड जैसी पावर डेंसिटी तो नहीं थी, लेकिन अंतर बहुत कम था। फिर से उसके पेट के अंदर वो तेल में तलने वाली फीलिंग उठने लगी और उसका शरीर एक पल में फिर से क्रिम्सन रेड हो गया। लेकिन युनचे में कोई घबराहट नहीं थी। उसने तुरंत बैठकर आंखें बंद की और उसके चेहरे पर फिर से क्रैक्स दिखने लगे, लेकिन फिर भी वो शांत था। डीमन उसकी तरफ बिना पलकें झपकाए देखता रहा। उसने दोबारा युनचे के शरीर से हड्डियों के क्रैक होने की आवाज सुनी और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द घूमता रहा, ये मॉन्स्टर है, ये पागल। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।